नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेटा, बहू को हमेशा मुट्ठी में रखना चाहिए। अरे वाह बहन जी, खाने में तो जैसे दावत हो, इतना कुछ बना दिया है। हम तो सीधे शादी से आ रहे हैं। पेट तो भरा है, पर इतना लजीज खाना देखकर रोक नहीं पाएंगे खुद को। इतना लजीज सब कुछ किसने बनाया है? आपकी बहू ने। आपकी बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा निकली। सच में बहुत सुंदर है आपकी बहू। हम भी ऐसे ही लड़की चाहते हैं अपने बेटे के लिए। यह सुनते ही देवकी जी के तन बदन में आग से लग गई। उन्होंने तुरंत बात को पलटते हुए कहा, अरे भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ बहुओं पर काम का बोझ नहीं डाला जाता। ये सब तो मेरी बेटी की हाथों का जादू है। फिर बनावटी मुस्कान के साथ आगे बोली, अब जब रिश्ता लगभग पक्का हो ही गया है और आपको हमारी बेटी काजल पसंद भी आ गई है, तो मुंह मीठा तो बनता ही है ना। देवकी जी ने सेवइयों की कटोरी आगे बढ़ाते हुए कहा, लीजिए भाई साहब, बहन जी, ये सेवइयां भी मेरी बेटी काजल ने ही बनाई है। काजल के होने वाले ससुर आलोक जी सिर हिलाते हुए बोले, हाँ हाँ, हमें तो ऐसे ही संस्कारवान लड़की चाहिए थी और आपकी बेटी काजल में वो सारी खूबियां मौजूद हैं। उन्होंने एक-एक बात गिनाते हुए कहा, खाना बेहतरीन बनाना जानती है, घर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती है, कुल मिलाकर घर गृहस्थी संभालने की पूरी काबिलियत रखती है। अच्छा, अब हमें विदा दीजिए। आज की खातिरदारी के लिए धन्यवाद। हम फिर किसी दिन आएंगे और शुभ मुहूर्त में शादी की तिथि निश्चित कर लेंगे। आलोक जी के जाते ही जानकी देवी की खुशी काबू से बाहर हो गई। वो हाथ उछालते हुए बोली, अरे वाह, देखा तुम लोगों ने, बिना मांगे बिना दौड़ भाग किए रिश्ता खुद चल कर आया है। काजल कमरे में गई और शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहारने लगी। उधर रसोई में जानवी चुपचाप नाश्ते की प्लेटें और मिठाई एक तरफ सजा रही थी। जलेबियों की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ गया। उसने इधर उधर देखा और झट से एक जलेबी उठाकर मुंह में डाल लिया और एक सैंडविच अपने साड़ी के पल्लू में बांध लिया। बस अगले ही पल देवकी देवी की चीख गुजी। देवकी देवी की जलती हुई निगाहें जानवी पर ऐसी टिकी थी मानो उसे जिंदा भस्म कर डाल देंगी। उन आंखों में छिपी नफरत और गुस्से की आग देखकर जानवी का शरीर डर से थर थर कांप रहा था। देवकी देवी की ने नाक बहुत सिकड़ते हुए कहा, इतनी जुर्रत कैसी हो गई तुझे मेरे घर में मनमानी करने की? 4 दिन भी पूरे नहीं हुए इस दहलीज पर कदम रखे हुए और खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी है। मेरा बेटा अनिल बस घर आने ही वाला है। आज तेरी किस्मत का फैसला होकर रहेगा। तेरे हाथ पैर न तोड़वा दूं तो मेरा नाम देवकी नहीं। जानवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आज न जाने कौन सी आफत उसका इंतजार कर रही थी। देवकी जी जितनी निर्दयी और पत्थर दिल थी, उन्होंने अपने बेटे को भी उसी जहर से सींच कर बड़ा किया था। रात का सन्नाटा था। जानवी के भीतर कोलाहल मचा हुआ था। उसे अपने पति अनिल का जरा भी इंतजार नहीं था। इंतजार तो दूर, उसका नाम सुनते ही दिल सिकुड़ जाता था। उसके लिए उसका पति नहीं बल्कि दर का दूसरा नाम बन चुका था। मन ही मन वह हर पल यही दुआ कर रही थी, हे भगवान, आज ये आदमी घर ही ना आए। पर वह ये भी जानती थी, जब तक अनिल घर नहीं लौटेगा, सास देवकी जी रसोई का ताला नहीं खोलेंगी। इतनी निर्दयी औरत थी, वह औरत की भूख को भी सजा बना देती थी। ओए बहू, ये क्या बदतमीजी है? जानवी हड़बड़ा गई। देवकी दी उसके सामने आकर गरज उठी। मिठाई को हाथ कैसे लगा लिया, इससे पूछकर जलेबी सैंडविच खाया। फिर ताने के साथ बोली, मुझे सब पता है, सबसे ज्यादा जलन तुझे ही हो रही है। जानवी कुछ कह पाती उससे पहले ही देवकी जी ने जानवी के बाल पकड़ लिए। हमारे घर में ये नहीं चलता कि जो मन आए उठा लो। जानवी की आंखों में आंसू भर आए। माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है, बाल छोड़िए ना। देवकी जी ने आखिरी बार किया, याद रख, यहाँ हर चीज पूछ कर ली जाती है और याद रख, तू सिर्फ बहू है, मालकिन नहीं। जानवी सिर झुकाए खड़ी रह गई। माँ जी,
मैंने कोई अपराध नहीं किया, बस एक मिठाई ही तो खाई थी। सुबह से एक पैर पर खड़ी होकर दीदी के लिए इतना कुछ बनाया। लड़के वाले देखने आने वाले थे, कितनी तैयारियां की, पूरे घर की हॉल की सफाई की। भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। भूख लगी थी, इसीलिए जल्दी से एक जलेबी मुंह में डाल ली। इसमें कौन सा आसमान टूट पड़ा। देवकी जी तिलमिला उठी, आंखों से अंगारे बरसाते हुए बोली, अक्ल है या नहीं तुझे? मेरे घर के रिवाज नहीं जानती क्या? जब तक घर के मर्द खाना न खा ले औरतें दांत तक नहीं खोलती। तूने ये मर्यादा तोड़ी है तो इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। फिर दांत भींच कर फुसफुसाए, रात को वो घर आएगा ना, तब देखती हूँ तुझे। तेरी सारी अकड़ और ऐंठन दोनों ढीली करवा दूंगी। और यह याद रख, एक शब्द भी मुंह से निकाला तो अंजाम और भी बुरा होगा। और ये इतना सजना सवरना किस लिए था? हाँ, देवकी जी ने ऊपर से नीचे तक घूरते हुए ताना मारा। लड़के वाले तुझे देखने आ रहे थे या मेरी बेटी को? हाँ माँ, मेरी होने वाली सास तो भाभी की खूब तारीफ पर तारीफ की जा रही थी। इन्हें क्या जरूरत थी इतने सजने संवरने की? हर बात में बस इनकी ही खूबसूरती की तारीफ हो रही थी। देवकी जी बोली, अगर जरा सी भी बात बिगड़ जाती ना, तो याद रख, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ती। तेरे मनहूस कदम इस घर में पड़े और मेरे बेटी की अच्छी खासी नौकरी चली गई। बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है और तू है कि चैन से सांस ले रही है। उंगली उठाकर जोर से चिल्लाए, और तेरे बाप ने आज तक कौन सा तीज त्योहार निभाया है बोल? न माँ का ठिकाना न बाप का भरोसा, दोनों दुनिया से उठ गए। सोचा था इकलौती औलाद है, घर जायदाद तो हाथ लगेगी, लेकिन वो भी क्या निकली। बीमार बाप सब गिरवी रख गया था और हमें एक फूटी कौड़ी तक नसीब नहीं हुई। शादी में जो थोड़ा बहुत मिला वही आखिरी था। उसके बाद न रस्म न कोई त्योहार, सीधी कंगाली हमारे सिर पर आ गिरी। मिट्टी का ढेला तक नहीं मिला हमें। शादी के 3 महीने बाद ही तेरा पिता स्वर्ग सिधार गया। न कुछ लेकर आई, ऊपर से आते ही मेरे बेटे की नौकरी भी खा गई। और अब तू मेरी बेटी के सुख चैन पर ग्रहण बनकर बैठना चाहती है? क्या जरूरत थी इतना सजने संवरने की? तेरे आने से इस घर में सिर्फ तबाही आई है, और मैं हर तबाही का हिसाब बहुत अच्छे से लूंगी, समझ लेना। मन ही मन जानवी हर पल यही दुआ कर रही थी, हे भगवान, आज अनिल जी घर ही ना आए। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि देवकी जी की जुबान जहर उगल रही थी? और अनिल का ऐसा कौन सा चेहरा था कि नई नवेली दुल्हन होकर भी जानवी की आंखें उसके इंतजार में नहीं, उसके डर में डूबी रहती थी। दरअसल सच ये है कि जानवी की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। जिस वक्त वो दुल्हन बनकर इस घर आई थी, उसी वक्त उसके पिता मौत से लड़ रहे थे। बीमारी छोटी नहीं थी, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी थी। उसकी शादी के लिए उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया। जो थोड़े बहुत पैसे बचे वो अपने इलाज में झोंक दिए। शादी तो धूमधाम से किया गया, पर न पग फेरे न कोई तीज त्योहार में उसके घर से कोई शगुन आया। बीमारी से लड़ते लड़ते उसके पापा थक गए और बहुत जल्दी भगवान को प्यारे हो गए। देवकी जी को लगा था कि जानवी इकलौती औलाद है तो घर जायदाद अपने आप उनके हाथ लग जाएगा, पर वो घर जानवी के पापा पहले ही बेच चुके थे। उनके हाथ एक फूटी कौड़ी तक नहीं आई। आंखों में टीस भर आई और बस यही खुन्नस बन गई जानवी की सजा। हर बात पर ताना, हर सांस पर पहरा, सुबह 4 बजे उठना, पूरे घर में झाड़ू पोछा, हर वक्त घूंघट में रहना, जैसे चेहरा कोई गुनाह हो। पड़ोसी से 2 शब्द बात कर लेती तो सवाल जवाब होने लगता। पति खा ले, उसके बाद जो बचे वही खाना, उसकी झूठी थाली में खाना, न अपनी मर्जी से सोना या उठना। ये हक तो यहाँ सिर्फ मालिकों को था। वह बहू नहीं थी, एक कठपुतली बनकर रह गई थी, कैदी की तरह बंद। न फोन पर किसी से बात, न बाहर कदम रखने की इजाजत, क्योंकि देवकी जी हर वक्त घर पर पहरा देती थी और घर की चाबी वो हमेशा उनकी मुट्ठी में बंद रहती थी। छोटा सा परिवार देख जानवी ने सोचा था
यहाँ तो जिंदगी सुकून से कटेगी, लेकिन सपनों और हकीकत के बीच अक्सर जमीन आसमान का फासला होता है। जहाँ उम्र भी जुल्म बन जाती है। जहाँ जानवी अभी 19-20 की दहलीज पर खड़ी थी, वहीं अनिल पूरे 30 का हो चुका था। 10 साल का फर्क और सोच का उससे भी बड़ा। अनिल भी शराबी और बददिमाग लड़का था। जानवी के पिता बीमारी की वजह से जल्दी जल्दी शादी कर दिया। देवकी जी ने जानवी के लिए घर में कानून की किताब लिख रखी थी। घर की चमक दमक पूरी करना, बिना नहाए रसोई में कदम नहीं रखना, सबको खिलाकर ही खुद खाना और चुप रहना, हमेशा चुप रहना। इन नियमों का उल्लंघन गुनाह माना जाता था। जानवी पूरी कोशिश करती, पर उम्र छोटी थी, कभी भूल हो ही जाती, और जिस दिन भूल हो जाती उस दिन उसकी शामत तय होती थी। हाथ उठाने से घर के किसी को कोई परहेज नहीं था। यहाँ तक कि उससे 5 साल बड़ी ननंद काजल भी हक जताकर हाथ उठा देती थी। हर समय खाने में नुक्स निकाल देती थी। करवा चौथ की रात थी। हुआ यूं, रात के 12 बजने को थे। अनिल अब तक घर नहीं आया था। अपनी नौकरी की तलाशी का बहाना कर दोस्तों के साथ आवारागर्दी में लगा रहता। घर उसके पिता के पेंशन से आराम से चलता रहता। इधर भूख से जानवी तड़प रही थी। एक तो व्रत रखा था। माँ बेटी को उसने गरम गरम रोटी सेक कर खिला दिया था। उसे अपने पति का इंतजार करना पड़ेगा, यह उसके ससुराल की रिवाज थी। भूख के मारे जानवी की आंतें ऐंठ रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। रसोई बंद थी, पर उस रात उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उसने चुपके से अपने लिए 2 निवाले निकाले। जैसे ही पहला कौर मुंह तक पहुंचा, दरवाजा जोर से खुला और उसी पल उसके जीवन की सबसे खौफनाक रात शुरू हो गई। निवाला भी मुंह तक पहुंचा भी नहीं था कि अचानक देवकी जी की आवाज कोड़े की तरह बरसी। जानवी घबरा गई, हाथ कांपने लगे। डरते डरते उसने सिर झुकाकर कहा, माँ जी, बहुत जोरों से भूख लग रही थी। मैं व्रत थी, इसीलिए बस थोड़ा सा खा लिया। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ननंद काजल शेरनी की तरह झपटी और अगले ही पल छप्पा जानवी के गाल पर थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंज गई। देवकी जी दहाड़ उठी, इतनी हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी माँ से जुबान लड़ाने की? तेरे मायके में क्या खाना नहीं मिलता या भूख सहने की आदत नहीं डाली गई? वह जहर उगलती चली गई। काजल, मेरा भाई तेरा पति है, उसके आने तक इंतजार नहीं कर सकती थी? और ते तो अपने पति के लिए जान तक कुर्बान कर देती हैं। इतने में देवकी जी तिलमिलाकर बीच में आ कूदी। छोड़ दे काजल, इससे संस्कार की उम्मीद रखना भी बेवकूफ़ी है। माँ बाप जिंदा होते तो इसे सिखाती कि ससुराल में कैसे रहा जाता है, क्या बोलना है, कब बोलना है और कब सिर झुकाकर चुप रहना है। फिर जानवी की तरफ उंगली तान कर गुस्से से दहाड़ी, आज के बाद अगर मेरी किसी बात का जवाब देने की भी हिम्मत की ना, तो तेरी जुबान ऐसे बंद करूंगी कि फिर कभी खुल नहीं पाएगी। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। इतना कहते ही उन्होंने झपट्टा मारकर जानवी की थाली छीनी, रसोई में पटक दी और ताले की चाबी घुमाते हुए दरवाजा बंद कर लिया। जानवी वहीं जड़ बनी खड़ी रह गई। आंखों में आंसू थे, पर रोने की भी इजाजत नहीं थी। करीब 2 घंटे बाद अनिल घर लौटा। देवकी जी और काजल ने बातों को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि सच भी झूठ का लिबास पहनकर सामने आया। माँ की हर बात अनिल के लिए पत्थर की लकीर थी। वह न सोचता था न समझता था, बस सच मान लेता था। गुस्से से तमतमाया वह सीधा जानवी के सामने जा खड़ा हुआ। इतनी हिम्मत, कहते ही था एक थप्पड़ बाएं गाल पर। जानवी कुछ समझ पाती उससे पहले ही धप दूसरा थप्पड़ दाएं गाल पर। कमरे में सन्नाटा फैल गया। जानवी की आंखों में आंसू बिन आहट बहते रहे, पर उसके दर्द को देखने वाला वहां कोई नहीं था। भूख से ज्यादा उसका आज सम्मान पैरों तले रौंदा जा रहा था। आज फिर वही शाम थी। ननंद को देखने लड़के वाले आए थे, तो सुबह से ही देवकी जी ने भूचाल मचा रखा था। कोने कोने की सफाई करवाई, 56 प्रकार के भोजन बनवाए, जैसे आज ही रोका हो जाएगा। हर समय काम पर काम, पर्दे चादर धुलवाए।
पर खाने के लिए कुछ नहीं दिया। लग रहा था बेटी के चक्कर में बहू को जान से ही मार डालेंगी। बस मौका मिलते ही जानवी ने एक जलेबी मुंह में डाल लिया तो जिसे देख देवकी जी ने अपने आपे से बाहर हो गई। सास ननद के खाने से पहले उसने अपना मुंह झूठा कर लिया। सुबह से सिर्फ चाय और बिस्किट मिली थी उसे। भूख पेट में नहीं, रूह में चुप रही थी। पर वह जानती थी उसका पति 12 बजे से पहले आने वाला नहीं। भूख अब सहन से बाहर हो चुकी थी। इससे पहले कि सास ननद खाना खाकर रसोई पर ताला जड़ दे, उसने चुप से एक जलेबी लिया और जानवी ने फुर्ती से एक सैंडविच के टुकड़े अपने पल्लू में बांधी, कमर में खोस ली। अपने कमरे में जानवी ने डरते डरते ब्रेड का टुकड़ा निकाला। हर कौर के साथ आंसू गिर रहे थे। स्वाभिमान हर निवाले पर चोट खा रहा था। पर वह क्या कर सकती थी। उसी पल किस्मत ने फिर दगा दे दी। देवकी जी अचानक उस ओर आ गई और उसे ब्रेड खाते देख लिया। बस फिर क्या था, घर में कोहराम मच गया। अब जानवी बस यही दुआ कर रही थी, हे भगवान आज अनिल घर ना आए, क्योंकि उस दिन सबके सामने खाने पर थप्पड़ पड़ा था और आज उसने ब्रेड चुराई थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। अनिल आ चुका था। जानवी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माथे पर पसीना और आंखों में डर की परछाइयां। आज न जाने कौन सी सजा उसका इंतजार कर रही थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। अचानक अनिल की गर्जनदार आवाज गुजी, जानवी अभी के अभी बाहर आओ। उसके पैर लड़खड़ा गए। जैसे तैसे वह बाहर आई। हाथ में सैंडविच देखते ही देवकी जी की आंखें नागिन की तरह फुफकार उठी। काजल ओठों पर कुटिल मुस्कान से जाए तमाशा देख रही थी। अनिल, उसकी आंखें गुस्से से खून की तरह लाल थी। अगले ही पल उसने जानवी के बाल पकड़े, जोर से खींचा और फर्श पर पटक दिया। आह! जानवी की चीख पूरे घर में गूंज उठी। अनिल दहाड़ा, इतनी हिम्मत, अपने ही घर में चोरी करती हो? आज तुझे तेरी औकात बताता हूँ। उसने बिल निकाली और बिना रुके उस पर बरसाने लगा। जानवी हाथ जोड़ती रही, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूखी थी, अब से ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन उस घर में दया नाम की कोई चीज थी ही नहीं। किसी तरह वह उठी, अपने कमरे की ओर भागी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बेचारी जानवी, अपना दुख किसे सुनाती। न माँ थी न बाप, दूर दूर तक कोई अपना नहीं, और गरीब का होता भी कौन है। घर के हर कोने में देवकी जी और काजल का पहरा था। ना कोई भीतर आ सकता था, न जानवी बाहर जा सकती थी। फोन उसके पास थे नहीं, किससे बात करती, कैसे पुलिस बुलाती। यूं ही मजबूरी की जंजीरों में बंधकर उसके दिन ससुराल में कटते जा रहे थे। रात भर वह सिसकती रही, तकिए ने उसके आंसू पी लिए। सुबह हुई तो कांपते पैरों से वह फिर बाहर निकली। नया दिन, नया परीक्षा। डर उसकी रग रग में समाया था, कहीं कोई भूल न हो जाए। हर नियम दिमाग में गुज रहा था, उठना झुकना चुप रहना। काम करते उसने जैसे अपने ओठों पर सेलो टेप चिपका लिया हो। इधर काजल, देवकी जी और उनका बेटा कुटिल मुस्कान के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। बहू हमारी मुट्ठी में है, ऐसे ही रखना बेटा, ये कभी हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगी। अब और नहीं, जानवी खुद से कहती, अब मुझे अपनी आज़ादी चाहिए, किसी भी कीमत पर। यह ससुराल उसके लिए घर नहीं, एक जेल बन चुका था। वह जान चुकी थी, यहाँ रहना मतलब हर रोज थोड़ा थोड़ा मरना। इसीलिए वह लड़ नहीं रही थी। वह इंतजार कर रही थी एक मौके की, एक सही पल की। खैर, करीब एक हफ्ते बाद काजल के होने वाले ससुर आलोक जी घर आए, रोके की तारीख तय करने। उनके साथ तोहफों की भरमार थी, कीमती साड़ियाँ, डिब्बों में सजी मिठाइयाँ, सोने चांदी की गहने। काजल तो ये सब देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। आखिर रिश्ता एक बड़े और रईस घर में जो तय हो रहा था। घर में आदर सत्कार की कोई कमी नहीं छोड़ी गई। चाय, नाश्ता, मिठाइयाँ, हर चीज सलीके से परोसी गई। बातों बातों में रोके का शुभ मुहूर्त 3 दिन बाद का तय हो गया। आलोक जी
सामान देकर जाने लगे तो देवकी जी ने बड़ी मिठास भरी आवाज में कहा, भाई साहब, आप तो लड़के वाले हैं, हम आपको खाली हाथ कैसे जाने दें। फिर अचानक जानवी की ओर मुड़कर आदेश दिया, जानवी, रसोई में जो मेवे वाली मिठाइयाँ रखी हैं जरा उन्हें ले आओ। जानवी चुपचाप रसोई में गई और कुछ देर बाद मिठाइयों के डिब्बे उठाकर बाहर ले आई। उसने बिना नजरें उठाए वो डिब्बे आलोक जी के हाथों में थमा दिए। सब औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कुछ ही देर बाद आलोक जी अपने घर की ओर रवाना हो गए। काजल ने साड़ी फैलाकर अपने ऊपर रखी और आईने में खुद को निहारते हुए चहक उठी, माँ देखो ना, ये साड़ी कितनी खूबसूरत है, मेरे ऊपर कितनी जचेगी, है ना। देवकी जी ने हंसते हुए कहा, अरे क्यों नहीं जचेगी, ये साड़ी तो खास तेरी सगाई के लिए ही देकर गए हैं। चल बेटी, अब बैठकर प्लानिंग करते हैं, सगाई में क्या क्या करना है, किस दिन क्या बनेगा, किसे क्या जिम्मेदारी देनी है, सबके लिस्ट तैयार कर लेते हैं। माँ बेटी बातें करते करते पूरी योजना बनाने में जुट गई, खाने से लेकर सजावट तक। रात को जब उनका बेटा अनिल घर लौटा तो तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर मेन्यू तय करने लगे। काजल उत्साह से बोलती जा रही थी, स्टार्टर में ये होगा, फिर ये सब्जी, ये मिठाई। तभी अनिल ने थोड़ा माथा सिकोड़ते हुए कहा, माँ इतना खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, मेरी तो नई नई नौकरी है, करीब 100-200 लोग होंगे और इतना सारा खाना बनाएगा कौन। उसके सवाल के साथ ही कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया, क्योंकि जवाब सबको पता था। देवकी जी ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे हमारे घर की जो नौकरानी बैठी है ना। तीनों की नजरें एक साथ घूमकर जानवी पर टिक गई। काजल ने ओठों पर टेढ़ी मुस्कान लाकर कहा, किस दिन काम आएगी ये नौकरानी। उसी वक्त जानवी सबको दूध देने आई थी। कांपती आवाज में सहम कर बोली, माँ जी, मैं थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा दूंगी, लेकिन इतने लोगों का, 100-200 लोगों का खाना अकेले मुझसे नहीं बन पाएगा। बस इतना कहना था कि जैसे कमरे में बारूद फट पड़ा। देवकी जी दहाड़ उठी, हाय रे बदतमीजी, जरा भी शर्म बची है या नहीं। एक तरफ नंग की सगाई पक्की हुई है और दूसरी तरफ तू खाना बनाने से मना कर रही है। कौन सी जात की बहू है तू जो घर की जिम्मेदारी उठाने से पीछे हट रही है। अनिल का खून खौल उठा और गुस्से में झपटा, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, फिर जोर का धक्का दिया। जानवी फर्श पर आ गिरी, दर्द से कहते हुए बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे इतना काम नहीं हो पाएगा। अनिल आग बबला हो गया। ऐसी पत्नी किस काम की जो अपने पति का बोझ कम करने के बजाय उसका दिमाग खाए। और बिल निकालते हुए गुर्राया, आज तुझे बताता हूँ औरत होने का मतलब क्या होता है। बिल हवा में लहराई और उसकी पीठ पर टूट पड़ी। जानवी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, प्लीज मुझे मत मारो। देवकी जी ने तालियां बजाकर हंस पड़ी, मार और मार बेटा, जब तक ये माफी न मांगे, जब तक गिड़गिड़ा न ले, मारते रहे। काजल ठहाका लगाते हुए बोली, कौन आएगा इसे बचाने, न माँ है न बाप। देवकी जी ने ताना मारा, देखा, थप्पड़ खाए बिना इसे चैन नहीं। अनिल गुस्से से गरजा, जब तक मेरे पैरों में नाक रगड़ कर माफी नहीं मांगेगी तब तक यही आंगन में पड़ी रहे, अंदर कमरे में आने न दूंगा। तेरी इतनी जुर्रत मुझे धक्का मारने की। काजल बोली, अभी माफ कर मत करना भैया, आज छोड़ दिया तो कल सिर पर चढ़ जाएगी, तांडव करेगी। ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता। तू सच कह रही है, बेचारी अनाथ है, कोई तो है नहीं आगे पीछे कि कोई इसे बचाने आएगा। यह कहकर काजल ठहाका लगाकर फिर से हंस पड़ी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी जोर से बज उठी, टिंग टोंग। घड़ी पर नजर पड़ी, रात के ठीक 10 बज रहे थे। तीनों के चेहरे एक पल में सफेद पड़ गए। इतनी रात को कौन हो सकता है आखिर। कांपते हाथों से डर कर दरवाजा खोला गया। सामने काजल के होने वाले ससुर आलोक जी खड़े थे। उन्हें देखते ही घर के लोगों के दांतों तले उंगलियां दब गई। हड़बड़ाते हुए देवकी देवी बोली, अ आप अभी इस वक्त। आलोक जी ने कहा, हाँ, दरअसल काजल की अंगूठी का नाप लेना भूल गया था,
यहीं से गुजर रहा था तो सोचा मिल भी लूं। फिर अचानक पूछा, वैसे आपकी बहू कहाँ है? दिख नहीं रही। देवकी जी ने बनावटी मुस्कान ओढ़ ली। ओह, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना? आलोक जी की आंखें तेजी से सिकुड़ गई। अच्छा, तो जरा बुलाइए, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि वो किस हाल में है, आराम कर रही है। इससे पहले कोई कुछ कह पाता, जानवी जी ने अपने पैर से फ्लावर का वास गिरा दिया। तेज आवाज आई तो आलोक जी तेज कदमों से अंदर की ओर बढ़ गए। यह कैसी आवाज है? कमरे का दरवाजा खोला तो जो उन्होंने देखा वो देखकर उनका खून खौल उठा। जानवी फर्श पर पड़ी थी, हाथ और मुंह बांधे हुए, चेहरा सूजा हुआ, आंखें डर से भरी। आलोक जी भी चिल्ला पड़े, ये है आपका संस्कार? ये है आपकी बहू की हालत? आप लोग इंसान नहीं, जालिम है। उन्होंने ताली बजाई और अगले ही पल बोले, आइए अंदर आइए, मैंने पुलिस को बुला लिया है। कमरे में सन्नाटा पसर गया। काजल के हाथों से जानवी की रस्सियां खुलवा दी गई। अच्छा हुआ आज ही आप लोगों का असली चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। मेरा घर बाल बाल बच गया। देवकी जी घबरा कर आगे बढ़ी। नहीं नहीं समधी जी, जरूर कोई गलतफहमी हो गई। आप शांति से सुनिए ना, मैं हर बात साफ साफ समझा दूंगी। अब किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। फिर भी काजल की ओर मुड़े। जिस घर में बहू को भूखा रखा जाए, उस पर हाथ उठाया जाए और उसे रोज अपमान की आग में झोंका जाए, ऐसी मानसिकता वाली लड़की हमारे घर की बहू बनने के काबिल नहीं। काजल का चेहरा एक झटके में पत्थर सा जड़ हो गया और वह फर्श पर गिर पड़ी। आलोक जी ने आखिरी फैसला सुना दिया, आज से यह रिश्ता यहीं और अभी समाप्त। आप लोग समझते रहे कि मैं यूं ही अचानक आ गया हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि उसी मिठाई के डिब्बे में आपकी बहू जानवी ने एक लेटर छुपा कर रखा था। उस लेटर में आपके हर जुल्म का काला चिट्ठा लिखा था। कैसे रोज रोज इस बेचारी की पिटाई की जाती है, कैसे छोटी छोटी बातों पर इसे भूखा रखा जाता है, कैसे इसे डर और दहशत में जिंदा रहने पर मजबूर किया गया है। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था, अब देर नहीं करनी है। अनिल जानवी को घूर कर देखने लगा। जानवी ने भी अनिल के बाएं गाल पर एक थप्पड़ दिया और वह कुछ समझ पाता उसके बाद दाएं गाल पर एक थप्पड़ और जड़ दिया। तुम लोगों ने सोचा था ना कि मुझे ऐसे ही कैद करके पिटते रहोगे और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। देख लो, अब तुम लोग जेल में कैद रहोगे, जैसे इस घर में मुझे कैद रखा था। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। काजल, तुम कह रही थी ना मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है मुझे बचाने वाला। तो देख लो, जब किसी का कोई नहीं होता तो ऊपर वाला सहारा बनते हैं। उसने आलोक जी का दिल से आभार प्रकट किया। आप भगवान बनकर सही समय पर आए अंकल जी। आलोक जी पुलिस की ओर मुड़े। इंस्पेक्टर साहब, सबूत आपके सामने है, चोटों के निशान और बेल्ट के निशान, इन लोगों का बेनकाब चेहरा। बहू, हो सके तो मुझे माफ कर दो। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो। माफी वह मांगता है जो इंसान हो। तुम सास और ननंद कहलाने के लायक नहीं। अरे तुम लोग तो इंसान भी कहलाने के भी लायक नहीं हो। एक जलेबी की कीमत पर जो जुल्म झेले हैं मैंने, वो मैं कभी भूल नहीं सकती। कहते उसने गुस्से में सास ननंद के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया और कानून की प्रक्रिया के तहत उन्हें उनके अपराधों की कड़ी से कड़ी सजा दिलाई गई। उधर जानवी के जीवन में अंधेरे के बाद उजाला लौटा। डर और यातना से मुक्त होकर वह पहली बार सुकून की सांस ले पाई। आलोक जी के सहयोग से उसे एक महिला संघ से जोड़ा गया, जहां उसने नए सिरे से जीवन की शुरुआत की। आज जानवी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर न सिर्फ अपना गुजारा कर रही थी, बल्कि आज सम्मान और संतोष के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। जो कभी खामोशी में घुटती थी, वह अब दूसरों के भविष्य को रोशनी दे रही थी। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।